राजकुमार सालून के रात का समय था। चंपक पहाड़ी पर पुरातत्व विभाग का उत्खनन चल रहा था कि तभी वर्कर्स को कुछ मिला और उन्होंने डॉक्टर वीरेंद्र जोशी को आवाज लगाई। डॉक्टर वीरेंद्र जोशी उस जगह पर पहुंच गए तो उन्हें जमीन के अंदर दो कंकाल दिखाई दिए जिनके हाथों में कुल्हाड़ियां थी। इसका मतलब उस मम्मी की दंत कथा सच है। डॉक्टर जोशी खुद से ही बोले, जल्दी से इसे खोदो, पहरेदार मिल गए हैं, इसका मतलब वो मम्मी भी जरूर यहीं कहीं होगी। डॉक्टर वीरेंद्र जोशी बोले, 2 दिन बाद 25 साल पहले की बात है जब मेरे साथ ये घटना घटी। तब मैं सीनियर कॉलेज में था और दोस्तों के साथ फ्लैट में रहा करता था। हमारा 5 लोगों का ग्रुप था जिसमें मैं, सैंडी, महेश, राजेश और अन्ना थे। हर सैटरडे संडे कॉलेज को छुट्टी हुआ करती थी और हम लोग सैटरडे संडे शहर में यहां वहां घूमते थे। एक दिन हम लोग गली के नुक्कड़ पर बैठे थे, तभी सैंडी बोला, भाई क्यों ना इस सैटरडे हम अपने चाचा के खेत में चले। सैंडी के चाचा ने 1 साल पहले ही पास के नाग जड़वाड़ी गांव में कुछ जमीन खरीदी थी। उसने हमें बताया कि खेत में रहने के लिए एक फार्म हाउस भी है और फिशिंग करने के लिए पास ही में एक तालाब भी है और हम लोग वहां 2 दिन पार्टी भी कर सकते हैं। हम सभी को उसका प्लान बहुत पसंद आया और हमने आने वाले सैटरडे संडे सैंडी के चाचा के खेत में जाने का तय किया और तय किए मुताबिक हम सभी फ्राइडे की शाम सैंडी के चाचा के खेतों की तरफ निकल पड़े। सैंडी ने वहां पर जाने के लिए उसके पापा की जीप ली थी। शाम के 7:30 बजे हम चिंचोली गांव पहुंचे। जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ गन्ने के ही खेत थे। 2 गन्ने के खेतों से गुजरता हुआ रास्ता हमें फार्म हाउस पे ले आया। फार्म हाउस गन्ने के खेतों के बीचों बीच था। चारों ओर सिर्फ गन्ना ही गन्ना था। हमने गाड़ी फार्म हाउस के आगे ही पार्क की। फार्म हाउस का दरवाजा खुला ही था। ओए दास काका, कहाँ हो भाई? सैंडी ने फार्म हाउस पे रहने वाले चाचा के नौकर को आवाज लगाई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। ओए छोटे, किधर रह गया? देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया। सैंडी ने दास काका के छोटे लड़के को आवाज दी, लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने दास काका की बीवी को आवाज लगाई, लेकिन शायद वो भी फार्म हाउस में नहीं थी। शायद वो सभी यही खेतों में होंगे, ये सोचकर हम लोग अपना सामान फार्म हाउस के अंदर ले गए। सैंडी दास काका के कमरे की ओर गया तो उनके कमरे का दरवाजा खुला था। सैंडी ने किचन में जाकर हमारे लिए पानी लाया और फिर दास काका को बहुत सारे कॉल किए, लेकिन उनका फोन सिर्फ रिंग ही हो रहा था। वो फोन नहीं उठा रहे थे। सैंडी ने उनके चाचा को कॉल किया और दास काका के बारे में पूछा। तब वे बोले कि शायद वो खेत से गांव में कुछ सामान लाने गए होंगे, कुछ देर में आ जाएंगे। हमने रात के 9:30 बजे तक उनका इंतजार किया, लेकिन कोई भी उस फार्म हाउस में नहीं आया। हमें बहुत ज्यादा भूख लगी थी और हमने खाने के लिए कुछ भी साथ में नहीं लाया था, इसलिए मैं किचन में कुछ खाने के लिए मिलता है या नहीं ये देखने चला गया। तो मैंने देखा कि पतीले में चिकन बना हुआ था। सैंडी ने दास काका को शहर से निकलने से पहले ही मुर्गा पकाने के लिए कहा था और उन्होंने मुर्गा पकाया भी था और शायद मुर्गा पकाकर वो अपने परिवार के साथ कहीं बाहर चले गए थे। हमने खाना खा लिया और कुछ देर मस्ती करने के बाद हम कमरे में जाकर सो गए। लेकिन देर रात मेरी आंख खुली। मुझे टॉयलेट जाना था। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने बगल में देखा तो अन्ना वहां पर नहीं था। मुझे लगा कि वो शायद राजेश, महेश और सैंडी के कमरे में जाकर सो गया होगा। फार्म हाउस में टॉयलेट नहीं था, इसीलिए मुझे बाहर ही जाना पड़ा। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आया तो मैंने देखा कि अन्ना एक औरत का हाथ पकड़कर उसे गन्ने में ले जा रहा था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच में पड़ गया कि यह अन्ना किस औरत को अंदर ले जा रहा है। मैं उन दोनों की ओर देख रहा था कि तभी गन्ने में जाने से पहले उस औरत ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और उसे देखते ही मैंने अपने सिर पर हाथ रख लिया। अबे पागल, मैं धीमी आवाज में बोला, क्योंकि वो औरत दास काका की बीवी थी। मैं जब दास काका के कमरे में गया था तब मैंने दीवार पर एक तस्वीर देखी थी जिसमें एक आदमी के साथ एक औरत थी। वैसे मैंने दास काका को देखा नहीं था, लेकिन खुद के कमरे में दूसरी मियाँ बीवी की तस्वीर कौन लगाएगा। दास काका के माँ बाप की तस्वीर समझे तो उनकी माँ थोड़ी 20-25 साल की औरत होगी। मैं सोच रहा था, मुझे अन्ना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हरामी जहां भी जाता लड़कियों पर ट्राई करता,
लेकिन आज तो इसने हद कर दी थी। सीधे दास काका की बीवी को इसने जाल में फंसाया था। आज छोड़ूंगा नहीं साले को। साला उस दास काका को पता चलेगा तो क्या हाल कर देगा हम सभी का। मैं मन ही मन बतिया रहा था। जी कर रहा था कि अभी भागते हुए जाऊं और सैंडी को ये बात बता दूं, लेकिन मुझे बहुत जोरों से टॉयलेट आ रही थी, इसलिए मैं हड़बड़ी से एक पेड़ के नीचे चला गया और टॉयलेट करने लगा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि हम लोग सोए थे 11 बजे, मतलब दास काका और उसकी बीवी फार्म हाउस 11 बजे के बाद ही आए होंगे। दास काका सो गए होंगे कुछ आधे घंटे के बाद। अभी बज रहे हैं 2:30। सिर्फ 2 घंटे में अन्ना ने उसकी बीवी को जाल में कैसे फंसाया होगा। मानना पड़ेगा अन्ना को, अगर वो 2 घंटे में किसी लड़की को पटाता तो मैं उसके लिए तालियां बजाता, लेकिन आज तो इसको चप्पल से मारूंगा। मैं मन ही मन बड़बड़ाया। तभी हवा का जोरों का झोंका आया और मुझे हल्की सी पायल के घुंघरू की आवाज सुनाई दी। पायल की आवाज सुनकर मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने मुड़कर देखा, मेरे पीछे कोई भी नहीं था। तभी मुझे एक बात समझ आई कि वो घुंघरू की आवाज पहले से ही आ रही थी, लेकिन अन्ना के बारे में सोचने के कारण मेरा उस तरफ ध्यान नहीं गया था। वो आवाज मेरे ऊपर से आ रही थी, यानी कि पेड़ से आ रही थी। मैंने सिर उठाकर ऊपर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पेड़ की टहनी पर एक बिना सिर वाली औरत की लाश पेड़ के बल टंगी हुई थी। उसके दोनों हाथ और पैर हवा में लटके हुए थे और हवा के झोंके की वजह से वो टहनी जब हिलती तब वो लाश भी उसके साथ झूलती थी और उसके पैर में बंधे पायल के घुंघरू बजते थे। मैं एक ही जगह खड़ा रहकर थर थर कांप रहा था। है कौन ये? मैं मन ही मन बड़बड़ाया। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी और मेरी सांसें अटक गई और कुछ सेकंड रुकने के बाद मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि जमीन पर उसी औरत का कटा सिर पड़ा हुआ था और वो सिर दास काका की बीवी का था। आंखें फाड़ फाड़ कर उस कटे सिर को देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये यहाँ मरी पड़ी है तो सैंडी किस औरत को गन्ने के अंदर ले गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपने सिर पर हाथ रख लिया। क्या करूं, क्या करूं? मैं खुद से ही सवाल पूछ रहा था। तभी मैंने सोचा कि अन्ना को आवाज देता हूं और उसे गन्ने से बाहर बुला लेता हूं। अन्ना, जल्दी से बाहर आ, देख सैंडी को सांप ने काट लिया है। मैं बाहर से जोर से चिल्लाया, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने उसे बहुत बार आवाजें दी, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। यह देख मैं घबरा गया। मुझे अन्ना की चिंता सताई जा रही थी। मैं समझ गया कि उसी औरत ने अन्ना को अपने जाल में फंसाया है। और तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, अगर वो चुड़ैल है तो वो अन्ना को खा जाएगी। हाँ, मैं मन ही मन बोल पड़ा और मैं सैंडी के कमरे की तरफ भागा। सैंडी, जल्दी से दरवाजा खोल, देख अन्ना की जान खतरे में है। मैं जोर जोर से उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा और सैंडी को आवाज देने लगा। कुछ देर बाद सैंडी ने दरवाजा खोला। क्या है बे, क्यों गला फाड़ के अपने डैडी को जगा रहा है? उसने मुझसे कहा, अन्ना की जान खतरे में है। वो दास काका की बीवी डायन है, वो अन्ना को गन्ने के अंदर ले गई है। जल्दी से चल, महेश और राजेश को भी अपने साथ ले। मैं डर के मारे हाँफते हुए उसे बोला। यह सुनकर वो मेरी तरफ गुस्सैल नजर से देखने लगा। कुछ देर शांत रहकर वो बोला, अबे एड़े, रात के 2:45 बज रहे हैं और तेरे को मजाक सोच रहा है? वो दास काका ने सुन लिया ना कि तू उसकी बीवी को डायन बोल रहा है, तो आके तेरे को सूली पे चढ़ा देगा वो। उतने में वहाँ पर राजेश और महेश आ पहुँचे। क्या है बे, क्यों कुत्ते जैसा भौंक रहा है तू? महेश ने मुझसे पूछा। तब मैंने उनको भी अन्ना के बारे में और उस डेड बॉडी के बारे में बताया, लेकिन वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। लेकिन तभी हमें गन्ने से अन्ना की चीख सुनाई दी। वो जोर से चीखा। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। देखो, मैं सच बोल रहा हूँ, उस डायन ने अन्ना के ऊपर हमला कर दिया है। मैं घबराते हुए उन्हें बोला, लेकिन वो मुझ पर हंसने लगे। वाह, क्या एक्टिंग है। सैंडी मेरी तरफ देखकर बोला और वो तीनों हंसने लगे। उन्हें लग रहा था कि मैं और अन्ना मिलकर उनके साथ मजाक कर रहे थे। मैं गुस्सा हो गया और मैंने सैंडी के मुंह पर चांटा लगाया और उन्हें बताया कि ये कोई मजाक नहीं है। सैंडी मुझ पर गुस्सा हो गया और बोला, अगर ये कोई मजाक हुआ ना तो तुझे हम सबकी अंडरवियर धोनी पड़ेगी। हाँ। ऐसा कहकर वो वहां से बाहर निकल गया।
उसके साथ मैं, राजेश और महेश भी निकल पड़े। सैंडी उस पेड़ के नीचे जाकर पहुंचा और जब उसने टहनी पर झूलती दास काका की बीवी की लाश देखी तो उसके भी होश उड़ गए। महेश और राजेश तो थर थर कांपने लगे थे। हमें ये बात दास काका को बतानी होगी। सैंडी ने कहा, अबे वो फार्म हाउस में नहीं है, मैंने देखा है। हमें जल्दी से अन्ना की जान बचानी होगी। मैंने सैंडी से कहा, ऐसा भी हो सकता है कि दास ने खुद उसकी पत्नी को मार डाला और भाग गया, तभी यहाँ आए हुए वक्त से हमने उसे नहीं देखा। महेश ने कहा, बचाओ सैंडी, मुझे बचाओ। तभी गन्ने के अंदर से एक बार फिर अन्ना की चीखने की आवाज आई। वो डायन अन्ना के साथ ना जाने क्या कर रही थी। हम चारों काफी डरे हुए थे, लेकिन हमने अन्ना को उस डायन के चंगुल से बचाने की ठान ली। राजेश ने फार्म हाउस की दीवार से लगी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, आओ मेरे पीछे। और वो गन्ने के अंदर चिल्लाते हुए भागने लगा। हम तीनों भी उसके पीछे भागे। हम गन्ने के बीचों बीच पहुंचे थे, तभी मैंने देखा कि अंदर एक छोटी सी गोल जगह है जहां पर गन्ना उगा नहीं था, और उस जगह के बीचों बीच खून से लथपथ अन्ना पड़ा हुआ है। उसके शरीर के काफी हिस्से गायब थे और उससे खून निकल रहा था। यानी कि मैं सही था, वो डायन अन्ना को खा रही थी। उस डायन ने अन्ना की गर्दन दबोची थी, इस वजह से उसके गले का पूरा मांस गायब था। उसे इस हालत में देख हम सभी की रूह कांप उठी। लेकिन तभी मेरी नजर गन्ने में खड़े एक बिजुका पर पड़ी। मैं उस बिजुका की तरफ देखने लगा। वो काफी ऊंचा था, उसका मोटा मटके जैसा मुंह डरावना लग रहा था। चूने से बनाई गई उसकी आंखें मानो हमारे तरफ ही देख रही थी। तभी मेरी नजर उसके दांतों पर पड़ी और मैं कुछ देर सोच में डूब गया, क्योंकि चूने से रंगाए उसके दांत आधे लाल रंग से रंगे हुए थे। मुझे वो बिजुका कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। ऐसा कहकर सैंडी नीचे बैठा और जैसे ही उसने अन्ना को हाथ लगाया, गन्ने में छुपे उस डायन ने भेड़िए की तरह सैंडी पर हमला किया और उसके हाथ को काटा। हम लोग डर गए, लेकिन राजेश ने हिम्मत दिखाई और हाथ में की कुल्हाड़ी उसने डायन के मुंह पर दे मारी। वैसे वो डायन जमीन पर गिर गई, उसका जबड़ा टूट गया और उसमें से काला खून निकलने लगा। मर गई क्या? सैंडी ने राजेश को बोला। वह जमीन पर बिना हलचल किए हुए पड़ी हुई थी। रुको मैं देखता हूं, मैंने कहा और मैं उसके पास चला गया। मैं नीचे बैठा और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा कि तभी उस डायन ने अपनी आंखें खोली और चीखते हुए उसने मेरा गला पकड़ लिया। चुड़ैल को उठता हुआ देख महेश और सैंडी वहां से भागे, लेकिन राजेश पूरे जोश में था। बिना समय गवाए उसने उस डायन के हाथों पर कुल्हाड़ी मारी और उसके हाथ के 2 टुकड़े हो गए। वह चुड़ैल मुंह आसमान की तरफ करके जोर जोर से गुर्राने लगी और मेंढक की तरह कूदकर गन्ने में भाग गई। राजेश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गन्ने के बाहर खींचते हुए ले जाने लगा। हम दोनों गन्ने में उस चुड़ैल से जान बचाकर भाग रहे थे और वो चुड़ैल जोर जोर से चीख रही थी। उसकी डरावनी चीख पूरे इलाके में गूंज रही थी। क्या होगा आगे? दास काका की बीवी आखिर चुड़ैल कैसे बनी? किसने मारा उसे? और वो क्यों हम लोगों के जान के पीछे पड़ी है? क्या मैं अपने दोस्तों की जान बचा पाऊंगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखना ना भूलें।